सोचिए, आज से करीब 79 साल पहले भारत आजाद हुआ था। उस वक्त देश के सामने चुनौतियां इतनी थी कि शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले दशकों में यही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ बढ़ेगा। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल यूजर बेस है। विदेशी मुद्रा भंडार सैकड़ों अरब डॉलर का है। लाखों करोड़ रुपए का शेयर बाजार है। देश की सड़कों पर करोड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं। करोड़ों लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के बड़े एक्सपर्ट्स एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश जारी है। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे करीब 8 दशकों की एक लंबी कहानी है। 1947 का भारत और 2026 का भारत, अगर आप दोनों को आमने सामने देखेंगे तो शायद आपको लगे कि ये एक देश की तस्वीर है या नहीं। एक तरफ ऐसा भारत था जहां साक्षरता बहुत कम थी, बिजली बहुत कम लोगों तक पहुंचती थी, जीवन प्रत्याशा करीब 3 दशक के आसपास थी और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थी। और दूसरी तरफ आज का भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है, जिसके पास 676 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है, जहां 1 अरब से ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं और जहां शेयर बाजार का आकार 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। तो आज हम किसी भाषण या दावे के आधार पर नहीं बल्कि 10 बड़े आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि 1947 से लेकर 2026 तक यानी आज तक भारत में आखिर कितना बदलाव आया। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, हर आंकड़े की 1947 से आज की सीधी तुलना करना संभव नहीं है। उस समय आंकड़े अलग तरीके से तैयार होते थे, कीमतों की गणना अलग थी और कई चीजों से रिकॉर्ड आज अस्तित्व में नहीं थे। इसलिए जहां सीधी तुलना असंभव है, वहां हम उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को अलग अलग तरीके से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की इस लंबी कहानी से। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में आजकल भारत में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, यानी भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था। आज जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की तस्वीर सामने आती है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में भारत की जीडीपी करीब 3.96 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई थी। अब जरा पीछे चलते हैं। आजादी के ठीक बाद का भारत और भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय भारत मुख्य रूप से कृषि यानी एग्रीकल्चर पर निर्भर था। देश औद्योगिक आधार सीमित था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, गरीबी में बहुत ज्यादा निजान जो था वो नहीं मिल रहा था। देश के सामने बड़ी चुनौती थी और इतनी बड़ी आबादी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय आय शुरुआती आधिकारिक अनुमानों में 2948 की कीमतों पर राष्ट्रीय आय करीब 8,710 करोड़ रुपए बताई गई है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, आप 8,710 करोड़ रुपए को आज के 3.96 ट्रिलियन डॉलर से सीधे गुणा भाग करके ये नहीं कह सकते कि भारत इतने गुना अमीर हो गया है, क्योंकि करीब 80 साल में महंगाई, आबादी, मुद्रा की कीमत और आर्थिक गणना के तरीके सब बदल चुके हैं। लेकिन ट्रेंड बिल्कुल साफ है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ी है और सबसे खास बात यह है कि हाल के वर्षों में भारत आर्थिक ग्रोथ में भी मजबूत हुआ है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि हुई है। भारत के ताजा आधिकारिक अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ करीब 7.7% रही। यानी जिस देश ने आजादी के समय आर्थिक आधार तैयार करने शुरू किए थे, वही देश आज दुनिया के बड़े आर्थिक खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और सरकार का लक्ष्य इससे भी बड़ा है। 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब 30 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर भारत अगले 2 दशकों में लगातार तेज विकास करता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, रोजगार बढ़ाता है और प्रति व्यक्ति आय में बड़ा सुधार करता है, तभी यह लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कहानी सिर्फ जीडीपी की नहीं,
कहानी यह है कि उस जीडीपी का फायदा आम भारतीय जिंदगी में कितना पहुंचता है। और इसी वजह से अब आते हैं दूसरे आंकड़े पर, प्रति व्यक्ति जीडीपी। क्योंकि दोस्तों, देश की कुल जीडीपी बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन असली सवाल यह भी है कि एक आम भारतीय के हिस्से में कितना आर्थिक उत्पादन आता है। 2025 में भारत की मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब $2,702 थी। अब अगर खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब $11,748 के आसपास थी। अब इसका आसान सा मतलब क्या है? मान लीजिए एक देश की कुल कमाई बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ कुल जीडीपी देखकर यह नहीं समझा जा सकता कि आम आदमी कितना समृद्ध है। इसके प्रति व्यक्ति जीडीपी देखी जाती है और यहाँ भारत के सामने बहुत बड़ा रास्ता बाकी है। भारत की कुल अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में विकसित देशों से काफी पीछे है। यानी अगर भारत को सच में एक विकसित और समृद्ध देश बनाना है तो सिर्फ जीडीपी का नंबर बढ़ाना काफी नहीं होगा। लोगों की कमाई बढ़नी चाहिए, अच्छी नौकरियां बढ़नी चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए और लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए। यही असली विकास है। अब आते हैं तीसरे आंकड़े पर और यह आंकड़ा भारत की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार। 1947 के आसपास भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति आज जैसी नहीं थी। 1947-48 के बजट में मार्च 1947 के आखिर में भारत का स्टर्लिंग बैलेंस करीब 1,612 करोड़ रुपए बताया गया था। आज की तस्वीर देखिए, 24 जुलाई को 2026 इस दिन खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 676.24 अरब डॉलर बताया गया। अब 676 अरब डॉलर कोई छोटा आंकड़ा तो है नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब आसान भाषा में यह है कि देश के पास विदेशी मुद्रा और दूसरी रिजर्व संपत्तियों का कितना मजबूत बफर मौजूद है। अगर वैश्विक बाजार में कोई बड़ा झटका आता है, तेल की कीमत बढ़ती है या गिरती है, विदेशी निवेश अचानक कम होता है, आयात का खर्च बढ़ता है, तो ये जो रिजर्व देश है उनको झटका संभालने में मदद करता है। अब भारत जैसे देश के लिए ये खास तौर पर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम बड़ी मात्रा में कच्चा तेल जो है वो दूसरे चीजों से आयात करते हैं। यानी 1947 में जहां देश की विदेशी मुद्रा स्थिति सीमित थी, वहीं आज भारत के पास सैकड़ों अरब डॉलर का रिजर्व है। ये बदलाव भारत की आर्थिक क्षमता और बाहरी झटकों से निपटने की ताकत में बड़े बदलाव दिखाता है। अब चौथा आंकड़ा, एक्सपोर्ट। 1947-48 में भारत का सामान का एक्सपोर्ट करीब 403 करोड़ रुपए था। अब उस समय भारत का एक्सपोर्ट मुख्य रूप से पारंपरिक सामानों पर आधारित था, लेकिन आज कहानी काफी बदल चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सामान और सर्विस एक्सपोर्ट करीब 860.9 अरब डॉलर रहने का अनुमान था। 2024-25 में यह करीब 825.26 अरब डॉलर था। अब यहां फिर वही बात समझना जरूरी है। 1947-48 का आंकड़ा सिर्फ सामान यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का है, जबकि आज का 860 अरब डॉलर वाला आंकड़ा और सामान सेवाओं दोनों को मिलाकर है। यानी सामान और सेवाओं दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा है। इसलिए दोनों को एक साथ ही एक ही पैमाने पर रखना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो बदलाव साफ दिखाई देगा आपको। आज भारत सिर्फ कपड़े और पारंपरिक सामान बेचने वाला देश नहीं है। भारत आईटी सर्विसेज बेचता है, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग सामान भेजता है, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स भेजता है, केमिकल्स भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत की सर्विस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारतीय आईटी कंपनियों से लेकर इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज तक दुनिया के कई बड़े बाजार भारतीय कंपनी और भारतीय प्रतिभाओं पर निर्भर है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खेत से निकलने वाले सामान पर निर्भर नहीं करती। भारत की कमाई के रास्ते काफी बढ़ गए हैं। अब पांचवा आंकड़ा थोड़ा अलग है और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जीवन प्रत्याशा। क्योंकि जीडीपी बढ़ाना अपनी जगह है, लेकिन अगर लोगों की जिंदगी ही लंबी और बेहतर नहीं रही तो आर्थिक विकास का फायदा कितना हुआ? 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना के समय भारत में जीवन प्रत्याशा करीब 32 साल थी।
अब 2024 में वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में जीवन प्रत्याशा करीब 72 साल पहुंच चुकी है, यानी लगभग 4 दशक का अंतर। अब इसके पीछे कई कारण हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, साफ पानी और स्वच्छता में सुधार, बीमारियों पर बेहतर नियंत्रण, पोषण में सुधार, अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं का विस्तार और मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रगति। बेशक भारत के सामने अभी भी हेल्थ केयर को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं, मानते हैं हम ये बात, लेकिन 32 साल से 72 साल तक की यात्रा अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। अब छठे आंकड़े पर आते हैं, साक्षरता, और यहां आंकड़ा शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएंगे। 1951 में भारत की कुल साक्षरता दर सिर्फ 18.33% थी, यानी 100 लोगों में लगभग 18 लोग ही पढ़ लिख सकते थे। पुरुषों की साक्षरता करीब 27.16% थी और महिलाओं की साक्षरता सिर्फ 8.86%। अब 2023-24 के आंकड़े देखिए। 7 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में साक्षरता दर करीब 80.9% पहुंच गई। पुरुषों में 87.2%, महिलाओं में 74.6%, यानी जिस देश में आजादी के बाद शुरुआत में हर 5 में से एक भी व्यक्ति साक्षर नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, वहां आज 80% से ज्यादा साक्षरता का आंकड़ा यानी एजुकेशन का आंकड़ा बढ़ा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पढ़ाई का रास्ता खुला है। लड़कियां, उनको शिक्षा मिल रही है, लड़कियों की शिक्षा बढ़ी है, स्कूलों की संख्या बढ़ी है, उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है। और आज शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब और स्कूल तक सीमित नहीं है। आज ऑनलाइन कोर्स है, डिजिटल क्लासेस है, यूट्यूब और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं पर शिक्षा उपलब्ध है, यानी ज्ञान तक पहुंच भी बदल गई है। हालांकि यहां भी भारत के सामने चुनौती बाकी है। सिर्फ साक्षर होना काफी नहीं है, अच्छी शिक्षा, स्किल और रोजगार की क्षमता भी जरूरी है। लेकिन 18.33% से 80.9% तक पहुंचना एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव जरूर है। अब आते हैं 7वें आंकड़े पर, बिजली। आज हम घर में पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन आजादी के शुरुआती भारत में बिजली का नेटवर्क आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 1362 मेगावाट थी। उस साल कुल बिजली उत्पादन करीब 4073 गीगावाट घंटे था। अब 2024-25 तक पहुंचते पहुंचते भारत की यूटिलिटी बिजली उत्पादन करीब 1.824 ट्रिलियन यूनिट, यानी 1.824 ट्रिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। मार्च 2025 तक यूटिलिटी बिजली उत्पादन क्षमता करीब 4,75,212 मेगावाट हो चुकी थी और यूटिलिटी और नॉन यूटिलिटी को मिलाकर कुल उत्पादन क्षमता करीब 5,56,900 मेगावाट थी। अब इसे और आसान तरीके से समझिए। 1947 में बिजली एक सीमित सुविधा थी। आज बिजली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। घर, दुकान, फैक्ट्री, मेट्रो, रेलवे, डेटा सेंटर, अस्पताल, स्कूल, हर जगह बिजली चाहिए। और प्रति व्यक्ति बिजली खपत भी 1947 में सिर्फ करीब 16.3 यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1400 यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। यानी सिर्फ बिजली बनाना ही नहीं बढ़ा है, बिजली का इस्तेमाल भी कई गुना बढ़ा है। अब 8वें आंकड़े पर आते हैं, शेयर बाजार। आज जब आप शेयर बाजार की खबर देखते हैं तो सेंसेक्स, निफ्टी, मार्केट कैप, आईपीओ जैसी बातें रोज सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के समय भी भारत में शेयर बाजार मौजूद था? उस दौर के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 1100 कंपनियां लिस्टेड थी और कुल मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब 2025 की तस्वीर देखिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की लिस्टेड घरेलू कंपनियों का मार्केट कैप करीब 10.56 ट्रिलियन डॉलर था। अब 1000 करोड़ रुपए से 10 ट्रिलियन डॉलर की तुलना करना भी सीधा गणित नहीं है, लेकिन इससे बाजार के आंकड़े का अंतर जरूर समझ आता है। आज लाखों भारतीय सीधे या म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, दूसरी निवेश योजनाओं के जरिए बाजार से जुड़े हुए हैं। SEBI जैसी संस्थाओं ने बाजार के नियमों और निगरानी को मजबूत किया है। NSE जैसी आधुनिक एक्सचेंज आए, ऑनलाइन ट्रेडिंग आई, मोबाइल से शेयर खरीदना संभव हुआ और IPO अब आम चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं।
यानी शेयर बाजार अब सिर्फ बड़े कारोबारियों का खेल नहीं रहा, रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी काफी बड़ी है। हालांकि शेयर बाजार में जोखिम हमेशा से रहता है, लेकिन मार्केट उसमें क्या है, मार्केट ऊपर जाता है तो पैसा बनता है, नीचे आता है तो नुकसान भी होता है। इसलिए बाजार का बड़ा होना, हर व्यक्ति का अमीर हो जाना दो अलग बातें हैं। अब आते हैं 9वें आंकड़े पर, और शायद ये 1947 और 2026 के बीच सबसे मजेदार तुलना है। इंटरनेट यूजर्स। 1947 में इंटरनेट यूजर्स 0, क्योंकि इंटरनेट था ही नहीं। आज मार्च 2026 में भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या जानते हैं कितनी है? 1092.79 मिलियन, यानी 1 अरब 9 करोड़ से ज्यादा। ब्रांड सब्सक्राइबर्स करीब 1065.88 मिलियन, यानी 1 अरब 6 करोड़ से ज्यादा। अब जरा इस बदलाव की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जहां आजादी के समय इंटरनेट नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और आज उसी देश में 1 अरब से ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। आज मोबाइल सिर्फ फोन नहीं है, ये बैंक है, दुकान है, ये टिकट बुकिंग सिस्टम है, ये क्लासरूम भी है, ये ऑफिस है, ये न्यूज चैनल है, ये मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है, और कई लोगों के लिए रोजगार का साधन भी है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनी तक डिजिटल पेमेंट लेने लगी। ई कॉमर्स ने खरीदारी का तरीका बदल दिया, ऑनलाइन शिक्षा ने सीखने का तरीका बदल दिया, सरकारी सेवाएं भी तेजी से डिजिटल हुई। यानी भारत का डिजिटल बदलाव सिर्फ मोबाइल की संख्या बढ़ने की कहानी नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के बदलने की कहानी है। और अब आते हैं 10वें और आखिरी आंकड़े पर, मैन्युफैक्चरिंग। यानी भारत सिर्फ दुनिया से सामान खरीदने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि दुनिया के लिए सामान बनाने वाला देश बने। आजादी के समय भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग थी, टेक्सटाइल था, स्टील था, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी, लेकिन इसका आकार आज की तुलना में बहुत छोटा था। 1947, 48, 49 के ऐतिहासिक अनुमानों में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और छोटे उद्योगों का संयुक्त योगदान 1948-49 की कीमतों पर करीब 14.8 अरब रुपए बताया गया था। आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब ऑटोमोबाइल से लेकर फार्मा तक फैली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, केमिकल्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, डिफेंस प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स और कई हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज। ताजा राष्ट्रीय खातों के अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर 2022-23 कीमतों पर मैन्युफैक्चरिंग जीवीए करीब 47,84,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था, और इसी वित्तीय वर्ष में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वास्तविक वृद्धि करीब 11.5% बताई गई। अब अगर भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, तो मैन्युफैक्चरिंग का रोल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ सर्विस सेक्टर के भरोसे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना मुश्किल होगा। भारत को फैक्ट्रियां चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, बड़े पैमाने पर रोजगार चाहिए, और दुनिया के ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। यानी मेक इन इंडिया जैसी कोशिशों का असली टेस्ट यही होगा कि भारत कितने बड़े स्तर पर दुनिया के लिए सामान बना पाता है। अब इन 10 आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए। जीडीपी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर, प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,700 डॉलर, विदेशी मुद्रा भंडार 676 अरब डॉलर से ज्यादा, सामान और सेवाओं का एक्सपोर्ट करीब 860 अरब डॉलर, जीवन प्रत्याशा करीब 72 साल, साक्षरता करीब 81%, बिजली उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी, शेयर बाजार का आकार 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा, इंटरनेट यूजर्स 1 अरब से ज्यादा, और मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर। अब ये आंकड़े एक बात साफ करते हैं दोस्तों, भारत 1947 वाला भारत नहीं रहा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत सुपर पावर बन चुका है? नहीं, यहां थोड़ा रुकना जरूरी है। सुपर पावर बनना सिर्फ जीडीपी का नंबर बढ़ाना नहीं, इसके लिए प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी, गरीबी और असमानता कम करनी होगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होगी, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, रोजगार के बड़े अवसर बनाने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे आगे देशों से मुकाबला करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा, और सबसे जरूरी देश की बड़ी आबादी को इस विकास का फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ती रहे लेकिन आम आदमी की जिंदगी में बदलाव सीमित रहे, तो सिर्फ जीडीपी का नंबर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए भारत की कहानी अभी अधूरी नहीं है। असल में असली कहानी तो अब शुरू हो रही है।
1947 से लेकर 2026 तक भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। उस समय देश के पास संसाधन सीमित थे। आज भारत के पास दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का मौका है। उस समय साक्षरता 18% के आसपास थी, आज 80% से ज्यादा है। उस समय जीवन प्रत्याशा करीब 32 साल थी, आज करीब 72 साल है। उस समय बिजली उत्पादन क्षमता सिर्फ 1300 यूनिट और आज सैकड़ों गीगावाट में। तो 1947 से 2026 तक की कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो बात इतनी सी है। भारत ने शुरुआत बहुत सीमित संसाधनों से की थी, लेकिन करीब 8 दशकों में उसने अपनी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, एक्सपोर्ट, डिजिटल नेटवर्क और वित्तीय बाजारों को कई गुना बड़ा किया है। अब अगली चुनौती सिर्फ बड़ा बनना नहीं है, अगली चुनौती है तेजी से बढ़ना, टिकाऊ तरीकों से बढ़ना और ऐसा बढ़ना कि उस विकास का फायदा आम भारतीय की जिंदगी में साफ दिखाई दे। क्योंकि 1947 से 2026 तक भारत ने सफर जरूर लंबा तय किया है, लेकिन 2047 तक की मंजिल उससे भी बड़ी है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।